डेडलाइन सेट करके देता है फॉर फाइलिंग सूट पिटीशन एप्लीकेशन। ये सारे सिविल केसेस पे लगता है और कुछ क्रिमिनल केसेस पे लगता है। ये एक्ट वैलिड है अक्रॉस इंडिया। डेडलाइन खत्म होने के बाद लिमिटेशन एक्ट कोर्ट जाने से रोकता है, पर ये राइट टू क्लेम कैंसिल नहीं करता। ये डिसाइड होता है बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डेडलाइन खत्म होने के बाद अगर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं तो वैलिड है। बार ऑफ लिमिटेशन, टाइम लिमिट पास होने के बाद कोई केस एप्लीकेशन फाइल करता है तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिपेंडेंट ने अपने एडवाइस में कुछ कहा था या नहीं। अगर केस लेट फाइल किया है इसका मतलब ये नहीं कि केस ऑटोमेटिकली वैलिड हो गया, लेकिन कोर्ट फिर भी टाइम लिमिट के रूल को फॉलो करेगी। हरलाल वर्मा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ टाइम लिमिट सेट करके देता है जिसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने लेट एप्लीकेशन फाइल की है और वो सबमिट भी हो गई है तब भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे गोगोई वर्सेस शेड्यूलर लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एनसीएलटी ने बोला कि इंसॉल्वेंसी के केसेस के लिए इनवॉइस दे से 3 साल मिलेंगे। अगर डेडलाइन को मिस किया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉस्ट। लिमिटेशन एक्ट डेडलाइन आगे बढ़ा के देता है अपील और एप्लीकेशन में अगर आपके पास गुड रीजन फॉर डिले है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉस्ट। अगर आपने डेडलाइन मिस की फिर भी आपको अपील और एप्लीकेशन करने को मिलेगा अगर आपके पास रीजन था। इसमें एक रीजन हो सकता है कि आप कोर्ट की ऑर्डर या प्रैक्टिस से मिसलीड हो गए थे, ये किसी भी लॉसूट पे नहीं लगता, और रीजन ऐसा होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में नहीं था। रामलाल वर्सेस रीवा कोर्ट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार डेडलाइन पास हो गई तो अपीलेट को डे बाय डे डिले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर उसने एक दिन भी डिले एक्सप्लेन नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसके पास कोई सफिशिएंट कॉस्ट नहीं था। महेंद्र यादव वर्सेस रत्ना देवी में सिख रिलेटिव टिकट करने को सफिशिएंट कॉस्ट माना गया था। जी राम गौड़ा वर्सेस स्पेशल लाइन एक्विजिशन ऑफिसर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए सफिशिएंट कॉस्ट को ब्रॉडली अंडरस्टूड करना पड़ेगा। अपील करने में डिले हो गई तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है जब तक पार्टी केयरलेस और डिसऑनेस्ट ना हो। बीके एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रोडक्ट एसोसिएट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7 एंड 9 ऑफ आईबीसी लिमिटेशन एक्ट लगेगा। ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगा और अगर किसी को क्लेम फाइल करना है तो डिफॉल्ट के 3 साल में करना पड़ेगा। 3 साल के ऊपर की डिफॉल्ट रिजेक्ट हो जाएगी जब तक कि कोई सफिशिएंट कॉज ना हो। ये एक्ट लॉसूट्स में नहीं लगता, 6 महीने के ऊपर की अपील और एप्लीकेशन पे नहीं लगता, ट्रिब्यूनल्स और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पे भी नहीं लगता। सफिशिएंट कॉज किसको माना गया है? अगर आप और आपकी लॉयर कोर्ट के एक्शन से कंफ्यूज थे, लॉयर ने कोई जनरल मिस्टेक कर दी, लॉयर ने कोई गलत एडवाइस दे दी, आपको लॉ समझने में भूल हो गई, आपसे क्या रीजन में थे, आपको डॉक्यूमेंट्स लेने में टाइम लग गया, फाइल नहीं मिल रही, ये कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है। आप अपने से रिलेटिव टेकन करने में लगे हुए थे इसलिए टाइम लग गया तो ये भी एक सफिशिएंट कॉज है। लेकिन कोर्ट डेडलाइन आगे नहीं कर सकते। व्हाट काउंट एज अ गुड रीजन। सफिशिएंट कॉज केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है किसी को सफिशिएंट कॉज मानेंगे। हर सिचुएशन यूनिक होती है और कोर्ट डिसाइड करती है केस के ऊपर। अगर कोई केस फाइल करने के लास्ट दिन हॉस्पिटलाइज हो गया तो उसको डेडलाइन आगे करके नहीं मिलेगी क्योंकि सेक्शन 5 सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पे लगता है। सेक्शन 6, 7, 8 लीगल डिसेबिलिटी के लिए अगर कोई लीगली डिसेबल है जैसे कि माइनर और उसने डेडलाइन मिस की लीगल एक्शंस लेने के लिए बिकॉज ऑफ देयर लीगल डिसेबिलिटी तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और ये एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट होगा जहां से उनकी डिसेबिलिटी ऐड होगी, वहां से उन्हें 3 साल मिलेंगे केस करने के लिए। सेक्शन 7 बोलता है कि अगर कोई ग्रुप लीगल राइट शेयर कर रहा है और उनमें से कुछ मेंबर्स लीगली डिसेबल है तो फिर टाइम लिमिट रूल चेंज हो जाएगा। अगर एक पर्सन सारे ग्रुप के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है तो जो ओरिजिनल पीरियड है उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ग्रुप के हर मेंबर को इंडिविजुअली एक्ट करना है तो फिर जब लास्ट पर्सन की डिसेबिलिटी ऐड होगी वहां से लिमिटेशन पीरियड चलना शुरू होगा। सेक्शन 8 बोलता है, सेक्शन 8 सेक्शन 7 को कंट्रोल करता है। सेक्शन 8 कहता है कि एक बार आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो वहां से आपको 3 साल मिलेंगे। एग्जांपल कोई माइनर था जिसके साथ कुछ गलत हुआ और उसके बाद 12 साल की केस करने के लिए और उसके 12 साल जब वो माइनर था तभी खत्म हो गए तो जब वो मीडियम होगा वहां से उसको सिर्फ 3 साल मिलेंगे। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। लॉ सूट और एप्लीकेशन के लिए एक बार टाइम चलना शुरू हुआ तो वो विदाउट इंटरप्शन चलता रहेगा चाहे कितने भी चैलेंजेस आए। अगर कोई डेटर्स की प्रॉपर्टी पे टेक ओवर कर लेता है तो काउंटडाउन वहीं पे पॉज हो जाएगा। अपील के केस में अगर लॉ स्पेसिफिकली बोलेगा तभी और टाइम चलेगा। अगर आपको केस करना है तो आपके पास राइट टू शू होना चाहिए। अगर आपका राइट टू शू चला गया तो ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आपके पास वैलिड रीजन है केस करने का तभी केस मूव करेगा, अगर रीजन नहीं है तो फिर आप केस नहीं कर सकते। अगर ट्रस्ट केस किसी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। प्रॉपर्टीशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन नॉर्मली जिस दिन केस चलना शुरू होता है उस दिन को काउंट नहीं करते। अपील और एप्लीकेशन के केस में जिस दिन पीरियड चलना शुरू हुआ जिस दिन कोर्ट की जजमेंट आई और जिस दिन जजमेंट की कॉपी आई। सेकंड अवार्ड के केस में जिस दिन पीरियड चलना शुरू हुआ जिस दिन अवार्ड की कॉपी आई। उद्यम चिन्ह भाई वर्सेस आरसी बल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओनली डिग्री और ऑर्डर की कॉपी लेने में जो टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड करेंगे, ना कि जजमेंट और डिग्री के साइनिंग के बीच का गैप। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम फॉर कोवर्ट एप्लीकेशन। एक एप्लीकेंट है या तो शू कर रहा है या तो अपील कर रहा है एज अ प्रॉपर तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो जो टाइम था एप्लीकेशन का वो काउंट नहीं करेंगे। अगर रिजेक्शन के बाद अपीलेंट कोर्ट की फीस पे करता है और फिर से केस अपील करता है तो फिर उसकी अपील केस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उसने पहले ही पे कर दिया था। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम फॉर रॉन्ग कोर्ट। अगर आप गलत केस में केस कर देते हैं तो राइट कोर्ट में केस करने तक का जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर देंगे। अगर आपने डिलिजेंटली एक्ट किया था रॉन्ग कोर्ट और न्यू केस में इशू सेम है, आप ऑनेस्ट थे और रॉन्ग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। कोर्ट का ऑर्डर एंड इंजंक्शन एक्ट में वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने में जो टाइम लगा वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। रिसीवर लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद 3 महीने एक्सक्लूड हो जाएंगे। डिफेंडेंट ब्रॉट वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर पार्टी की डेथ हो गई है तो जब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे फिर पहले का जो भी पीरियड रहेगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। डिफेंडेंट के केस में सेम अप्लाई होगा विद सर्टेन एक्सेप्शंस। फ्रॉड एंड मिस्टेक के केस में जब डिस्कवर होगा वहां से टाइम लिमिट चलना शुरू होगा। डॉक्यूमेंट हिडन था तो वो जो फाउंड होगा वहां से टाइम लिमिट चलना शुरू होगा। अगर कोई डिग्री फ्रॉड और फोर्स एग्जीक्यूट की थी तो जब ये डिस्कवर होगा उसके 1 साल एप्लीकेशन फाइल करनी है वहां से टाइम लिमिट चलना शुरू होगा। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अगर कोई किसी के डेट के लायबिलिटी का एक्नॉलेज करता है किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लेकर किसी राइट को लेकर लिमिटेशन पीरियड एंड होने के पहले राइटिंग में कर रहा है और उस पार्टी की साइन है जिसके अगेंस्ट में ये क्लेम मेड हुआ है, अगर ये सारी कंडीशन मिल जाती है तो नया फ्रेश लिमिटेशन पीरियड चलना शुरू होगा जैसे एक्नॉलेजमेंट साइन हुआ। लक्ष्मी पास वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपना डेट के लायबिलिटी एक्नॉलेज कर लेता है तो वहां से कोई फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिल जाता है। ऐसे प्रीकंसिडर्ड कंपनी वर्सेस दिसवाल जयसवाल में अगर कोई अपनी लायबिलिटी बैलेंस शीट में एक्नॉलेज कर लेता है तो वहां से भी उसको एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिल जाता है। इफेक्ट ऑफ पेमेंट और डेट और इंटरेस्ट। अगर कोई डेट और इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है लिमिट टाइम लिमिट खत्म होने के पहले तो वहां से उसको एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिल जाता है। लेकिन अगर जनवरी 1 1928 का पेमेंट है तो राइटिंग में ही एक्नॉलेज होना चाहिए। अगर मॉर्टिन 10 से कोई राइट या प्रोड्यूस मिल रहा है तो उसको पेमेंट काउंट करेंगे, लेकिन कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था डेट को खत्म करने के लिए वो इस एक्ट में काउंट नहीं होगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स की टाइम कैलकुलेशन के लिए जॉर्जियन कैलेंडर को रेफर करेंगे। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। अगर हम कोई लाइट एयर वाटर एक्सेस कंटीन्यूअसली यूज या एंजॉय कर रहे हैं पीसफुली 20 साल से और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में 30 साल के लिए तो उस प्रॉपर्टी पे हमारा राइट एब्सोल्यूट बन जाता है और ये 20 साल केस करने के 2 साल के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। रविंद्र कोर्ट ग्रेवाल वर्सेस रणदीप कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम से यूज कर रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है प्रोटेक्शन या पोजेशन के लिए और यहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा। लिमिटेशन ब्रीच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
लॉ लीगल एक्शन के लिए टाइम लिमिट सेट करके दे सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के केस में नहीं होना चाहिए। अगर न्यू लिमिटेड राइट को रिमूव करते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। ये एक्ट फ्यूचर लीगल एक्शन के लिए टाइम लिमिट सेट करके देता है और इसे डिफेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट का यूज एक्जिस्टिंग राइट को अटैक करने के लिए नहीं किया जा सकता। आपके अगर फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अगर कोई इन राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो आपने चैलेंज कर सकते हैं अगर वो अनफेयर थे। आर्टिकल 32 के मामले के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी राइट किसी का लॉस हुआ है तो उसमें आर्टिकल 32 का सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी सिर्फ रेमेडी लॉस हुई है तो कोर्ट आपके आउटडेटेड केस को रिजेक्ट कर सकता है फेयरनेस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस में भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। अगर डेट ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स है तो वहाँ से 3 साल मिलेंगे केस करने के लिए। अगर कोई डेट फिक्स नहीं है तो जहाँ से पता चला कि परफॉर्मेंस रिफ्यूज हो गई है वहाँ से 3 साल मिलेंगे। ये डिसाइड हुआ था वल्लभ नाइक वर्सेस केपी मुरारी अनदर्स में, और यही डिसाइड हुआ था पचनाथ वर्सेस मोहन नाथ मैथ्यू में। लिमिटेशन पीरियड मॉर्गेज प्रॉपर्टी के फोरक्लोजर रिडम्पशन और गवर्नमेंट सूट्स के लिए 30 साल का टाइम मिलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस प्लस और इंडॉर्समेंट के लिए 12 साल का टाइम मिलता है। अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन एंड मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 3 साल का टाइम मिलता है। टॉर्ट्स एंड मिसलेनियस केसेस के लिए 1 से 3 साल का टाइम मिलता है। सबरी प्रोसीजर के लिए 10 दिन का टाइम मिलता है केस करने के लिए। डेथ सेंटेंस के लिए अपील करनी है तो 30 साल का टाइम 30 दिन का टाइम मिलता है। अपील टू अदर सेंटेंसेस टू हाई कोर्ट के लिए 60 डेज का टाइम मिलता है। अपील टू अदर कोर्ट्स के लिए 30 दिन का टाइम मिलता है। लीव टू अपील एज अ प्रॉपर्टी हाई कोर्ट 60 डेज का टाइम मिलता है। लीव टू अपील एज अ प्रॉपर्टी अदर कोर्ट्स 30 दिन का टाइम मिलता है।